नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। अफवाह तंत्र चल रहा है अपने, और अफवाह तंत्र में अंतःप्रवाह की नदियाँ हमने पढ़ी है। अंतःप्रवाह की नदियों में हमने कौन कौन सी अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं वो शब्द इंडेक्स देख ली है। और अब पहली जो अंतःप्रवाह की नदी है घग्गर नदी, वो लास्ट क्लास में हमने पढ़ ली है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों या कालका माता की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। और लुप्त कहाँ पर होती है? तो भटनेर में और पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर पाकिस्तान में वो लुप्त हो जाती है। राजस्थान का शोक कहा जाता है। सोतर नदी, नट नदी, मृत नदी, दशवती और सरस्वती नदी से कहा जाता है। जितनी भी घग्गर नदी की विशेषताएं हैं वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से देखी। घग्गर नदी में तो देखो कोई अपडेट हुई नहीं है। राजस्थान जो जीके में परिवर्तन हुआ है, पहले के जीके के अनुसार ही घग्गर नदी है, क्योंकि घग्गर नदी में पहले जो था वही है वर्तमान में, वहाँ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारी नदियों में परिवर्तन हो गया है। प्रवास क्षेत्र में कौन कौन से जिले में पहले बहती थी, अब कौन से जिले में बहती है, काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है। क्योंकि अब राजस्थान ही बदल गया है तो जीके तो जरूर बदलेगा। और अपने को इस बदले हुए जीके को बहुत सुगम तरीके से, बहुत सरल तरीके से और बहुत आसान वे में पढ़ना है। और ऐसे मेरे जो मित्र हैं जो पहली बारी पढ़ रहे हैं, या जिनकी समस्या रहती है कि पढ़ता हूँ लेकिन दिमाग में नहीं रहता है, भूल जाता हूँ, तो उन्हीं के लिए कहता हूँ मैं कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। जितना अच्छी तरह से समझोगे उतनी अच्छी तरह से वो याद होगी। रटते हैं ना चीज़ों को, तो क्या है, जल्दी भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है। और आपने देखा होगा आपके सामने, आपके गाँव में, आपके आसपास कस्बे में छोटे छोटे बच्चों को पूरी की पूरी हनुमान चालीसा भी याद होती है। हनुमान चालीसा कितनी बड़ी होती है, फिर भी वर्ड टू वर्ड याद हो जाती है, शब्द टू शब्द, लाइन टू लाइन याद हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि हनुमान चालीसा को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो एक दिन आखिर ऐसा आता है कि हनुमान चालीसा भी याद हो जाती है। जब इतनी बड़ी हनुमान चालीसा को याद कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, तो हम जीके को कैसे, एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज ये नदी पढ़ रहे हैं, इतनी सी है, कैसे याद नहीं होगी? बार बार देखो। जीके को याद करने का मूल मंत्र यही है कि बार बार रिवीजन एंड रिवीजन, अगेन एंड अगेन, दोबारा बार बार रिवीजन करते ही रहो। और अपनी जो पढ़ाई है उसे सुचारू रूप से जारी रखो, उसमें कोई बाधा मत आने दो। हालांकि ये जरूर कहता हूं मैं कि परीक्षा, ऐसा जो परीक्षार्थी है, ऐसा जो विद्यार्थी है जो तैयारी करने के लिए बैठ गया है, तो जैसे ही वो बैठ रहा है वैसे ही जो परेशानियां है ना, वो तत्पर हो जाती है कि अब मैं बस तुम्हारे सामने आने वाली हूँ। बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं मैं। यदि हम तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं तो परेशानियां भी आने के लिए तैयार हो जाती है। और हर वो बच्चा, हर वो स्टूडेंट जो तैयारी करता है, उसके सामने हजारों परेशानी आती है। कभी आर्थिक तंगी आ जाती है, कभी घर वालों की परेशानी आ जाती है, परिवार वालों की समस्याएं आ जाती है। लेकिन समस्याएं तो आती रहती है, जाती रहती है। समस्याओं से हमें डरना ही नहीं है, घबराना ही नहीं है। कभी मत सोचो, हाँ कभी मत सोचो कि दिन अपना खराब है। कभी मत सोचो कि दिन अपना खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। अरे कभी मत सोचो कि दिन अपना खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अपने अंदर हौसला रखो, जुनून रखो उस समस्याओं से लड़ने का। एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। बस आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखो, तत्पर रहो हर समस्या को, हर समस्या से लड़ने के लिए। हर समस्या का समाधान होगा। आ जाती है समस्याएं, लेकिन उसकी वजह से हमें रुकना नहीं है, बाधित नहीं होना है। वे कहते हैं ना कि बहुत सारी परेशानियां बच्चों के सामने आ जाती है कि यार मेरे घर वाले, अभी गेहूं काटने का सीजन आ गया, मेरे को 15 दिन काम करना पड़ेगा,
सरसों काटने का सीजन आ गया, मेरे को 20 दिन काम करना पड़ेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समस्या होती है, ऐसा ऐसा काम करना भी पड़ता है, अपने को घर वालों की मदद करनी भी पड़ती है, तो वापस काम खत्म होते ही अपनी तैयारी में लगो, लेकिन अपने को रुकना नहीं है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते रहो, टारगेट रखो दिमाग में कि मेरे को कम से कम 5 बारी 7 बारी ये चीज़ पढ़नी है, किसी भी हालत में रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर की बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। अंतःप्रवाह की नदियां पढ़ रहे थे और घग्गर नदी को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। अब घग्गर नदी के बाद में दूसरी अंतःप्रवाह की नदी है आपकी कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी, और कांतली नदी की क्या विशेषता है वो देखते हैं हम। कांतली नदी के सबसे पहले उपनामों की बात करता हूं मैं। उपनाम कौन कौन से उपनाम हैं कांतली नदी के? तो देखो, कांतली नदी को एक तो काटली नदी कहा जाता है, काटली नदी, और एक इसका नाम है मौसमी नदी। कांतली नदी को काटली नदी के नाम से और मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। ये हो गया इसका उपनाम। उद्गम स्थल क्या है इसका? उद्गम स्थल, कांतली नदी का उद्गम स्थल देखने के लिए देखो हम समझने के प्रयास करते हैं इस नदी को इस नक्शे के माध्यम से। ये राजस्थान के नक्शे का फॉर्मेट बनाया है मैंने, और इसी नक्शे के माध्यम से हम इस नदी को समझेंगे। कांतली नदी है, देखो सबसे पहले आपको पता है यहाँ गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद में एक जो जिला आता है वो है आपका चूरू जिला। जैसे ये आपका चूरू जिला है, चूरू जिले के बाद में ऊपर आता है आपका झुंझुनू जिला। झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे आता है सीकर जिला, इस तरह से। और सीकर जिले से अब आपको एक और नया जिला अलग करके बना दिया है अभी, नीम का थाना। ये हो गया आपका सीकर जिला, ये हो गया नीम का थाना। ठीक है, अब जैसे कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से कांतली नदी निकलती है, उद्गमित होती है, तो सीकर में यहां पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई हैं। ये जो पहाड़ियां बनी हुई है ये है खंडेला की पहाड़ियां। क्या कहते हैं इन्हें? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, और खंडेला की पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर है? सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। इन खंडेला की पहाड़ियों से आपकी कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी उद्गमित होती है, उद्गम होता है, ये निकलती है यहां से। ठीक है, अब देखो यहां से निकलने के बाद में ये नदी सीकर में बहती है। सीकर के बाद में यह यहां पर नीम का थाना में आ जाती है। ये देखो यहां से निकलने के बाद यहां से आपकी नदी उद्गमित होती है। ठीक, उसके बाद नीम का थाना में, उसके बाद झुंझुनू में, और झुंझुनू के बाद में झुंझुनू के अंतिम पॉइंट पर चूरू की सीमा पर यह नदी आकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इस तरह से चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। देखो सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, यहां तक ये नदी बहती है, लेकिन यहां पर जाकर यह नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, चूरू में प्रवेश भी नहीं करती है। और चूरू की जो सीमा है उस सीमा में झुंझुनू की ओर यहां पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है मंडेला गांव। मंडेला, ठीक है, यानी कि खंडेला से निकलकर मंडेला में जाकर लुप्त हो जाती है। कहां से निकलती है? खंडेला से निकलती है, और कहां में लुप्त हो जाती है? मंडेला में लुप्त हो जाती है। मंडेला में भी कौन सी सीमा पर? चूरू जिले की सीमा पर जाकर ये नदी लुप्त हो जाती है। अब देखो क्या चीज अपने को ध्यान पड़ा, सबसे पहले तो ये कौन सी नदी है? कांतली नदी। कौन सी पहाड़ी से निकल रही है?
खंडला की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? खंडला की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो उद्गम स्थल याद हो गया, उद्गम स्थल खंडला की पहाड़ियों से निकलती है साहब, खंडला की पहाड़ियां। हाँ, खंडला की पहाड़ी से उद्गम होता है। ठीक, कितने जिलों में प्रवाहित होती है? सीकर में, नीमका थाना में और झुंझुनू में। 3 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है, बहती है। ठीक, लुप्त स्थान का पता चल गया अपने को। लुप्त स्थान, लुप्त स्थान चूरू की सीमा पर क्या है? चूरू की सीमा पर, चूरू की सीमा पर कौन से गांव में है? मंडेला गांव में, मंडेला नामक स्थान पर। मंडेला नामक स्थान पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। उपनाम काटली नदी कहते हैं, मौसमी नदी कहते हैं। उद्गम खंडला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, उद्गमित होती है। लुप्त स्थान चूरू की सीमा पर मंडेला नामक स्थान पर जाकर क्या हो जाता है? लुप्त हो जाती है नदी। ठीक है, उसके बाद प्रवाह क्षेत्र की बात करें। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र मतलब कितने जिलों में यह नदी बहती है? देखो, सीकर से निकलती है यानी सीकर में बहती है। सीकर के बाद में नीमका थाना में, नीमका थाना, नीमका थाना में यह नदी बहती है। इसके बाद में झुंझुनू में यह नदी बहती है। झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू में यह नदी बहती है। अब देखो, जो चीज आपने नक्शे में सीखी है वो चीज मैंने साथ साथ लिख भी दी है, तो समस्या आपके नहीं आने वाली बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, खंडला की पहाड़ियां सीकर से कांतली नदी निकलती है, नीमका थाना में, झुंझुनू में और बहती है। इसके बाद में चूरू की सीमा पर मंडेला गांव में जाकर लुप्त हो जाती है। अब यहाँ से जहां से नदी निकलती है, यहां से लेकर यहां तक की इस कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 100 किलोमीटर है। कांतली नदी के बारे में एक चीज ध्यान रखना, यह पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से क्या मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जो राजस्थान की राजस्थान में बहती है। देखो, ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी, जो हमने कल पढ़ा था। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी कौन सी है? घग्गर नदी। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी कौन सी है? पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। अब घग्गर नदी और कांतली नदी में क्या भिन्नता है? तो देखो, घग्गर नदी तो राज्य के बाहर से आती है, दूसरे राज्य से आती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां, कालका माता की पहाड़ियां वहां से आती है। राजस्थान में 2 जिलों में बहती है। उसके बाद राजस्थान के बाहर तक, इधर पाकिस्तान तक जाती है। मतलब वो बाहर से ही राजस्थान में आती है और बाहर तक बहती है। राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान भी बहती है। इस हिसाब से वह अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी हुई। लेकिन कांतली नदी राजस्थान की राजस्थान में बहने वाली अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और इसके लिए वहां ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि राजस्थान की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। वहां पर इस शब्द का प्रयोग होता है कि पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी कौन सी है? तो कौन सी है? कांतली नदी पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। ठीक है, खंडला से निकलकर मंडला तक कुल 100 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी बहती है। राजस्थान से ही निकलती है और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। आउट ऑफ राजस्थान ये नहीं जाती है। दूसरी बात, इस नदी के किनारे 2 सभ्यताओं का विकास हुआ है। कौन कौन सी 2 सभ्यता हैं? देखो, पहली है आपकी यहां नीमका थाना में, इस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या गणेश्वर सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है।
तो कौन से नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थल है। जिला पूछे गणेश्वर सभ्यता स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो नीमका थाना में। किस जिले में है? नीमका थाना में। नीमका थाना को नया जिला बनाया गया है, ठीक है। और वर्तमान में आपको पता है ये जो 4 जिले हमने देखे हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना, ये चारों ही जिले शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं, ठीक। हाँ, पहले चूरू, सीकर, झुंझुनू ही शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अब नीमका थाना नया जिला बन गया है तो ये भी शेखावाटी के अंतर्गत आता है, ठीक। और नीमका थाना जिले में इसी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित है। दूसरी कौन सी सभ्यता है साहब? तो दूसरी यहीं पर है, इसी के पास में। दूसरी है सुनारी सभ्यता स्थल। सुनारी सभ्यता स्थल, यहां पर जो स्थान है वो स्थान है खेतड़ी। कौन सा स्थान है? खेतड़ी। और खेतड़ी वर्तमान में नीमका थाना में पड़ता है। पहले कौन सा कहां पड़ता था? खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता था। कहां पड़ता था? झुंझुनू में। अभी कहां पड़ता है? नीमका थाना में। ये नया अपडेट है आपके लिए। तो मैंने कहा था अभी भी कि परिवर्तन तो बहुत हुआ है और वो परिवर्तन अपने को स्वीकारना है, अपने को याद करना है। और मैं कह देता हूं बेटा आपको, देखो याद वो नहीं होता तो जो दिल से होता है, या याद वो नहीं होता जो दिल से किया जाता है। अरे याद तो वो होता है जो दिमाग से किया जाता है। और अपने को दिल और दिमाग के बीच में कॉम्बिनेशन बना के रखना है, तभी जाकर अपनी पढ़ाई हो पाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो इस कांतली नदी के किनारे कितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है? 2 सभ्यताओं का विकास हुआ है। 2 कौन कौन सी? गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। क्वेश्चन पूछ ले, सुनारी सभ्यता स्थल कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में है? नीमका थाना जिले में। कौन से स्थान पर है? खेतड़ी, नीमका थाना। किस नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थल है? कांतली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता स्थल है। आ गई समझ में बात, ठीक है। अब जो हमने यहां देखा है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। 3 बारी तो अपने बीच में ही कम्युनिकेशन हो रहा है। अब एक बारी आप वापस क्लास को रिवीजन करके देख लोगे, 2 बार देख लोगे तो याद कैसे नहीं होगा? याद होगा, ठीक है। और जीके को याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि बार बार रिवीजन करते रहो। 25-25 मिनट की, 35-35 मिनट की क्लासें रहती है, थोड़े स्पीड बढ़ाकर देख लो, ठीक। हाँ, लेकिन एक बात वही कि आप क्लासें देखते हो तो कम से कम लाइक जरूर किया करो, और यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करो, और एक प्यारा सा कमेंट किया करो, ठीक है। हाँ, खुशी मिलती है देखो हमें इन चीज़ों से। आपका कोई पैसा वैसा तो कटेगा नहीं भाई, लाइक का बटन दबाते ही पैसा कट जाए, सब्सक्राइब करते ही पैसा कट जाए, नहीं कटेगा। और विश्वास मानो, चाहे रेगुलर, जैसे मान लो मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ थोड़ा आजकल, कुछ परेशानी के है। अब परेशानी आपको पता आ जाती है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा। ऐसी बात नहीं कि रुक जाऊंगा, आपको 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक क्लासें नहीं मिलेगी, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर जो आपको क्लासें मिलती थी वो 2-3 दिन तक ऐसा हो सकता है कभी कि आज मिल गई, कल नहीं मिली तो परसों दिन वापस मिल जाएगी। लेकिन आप हताश मत होना, क्योंकि मैं भी हताश नहीं हो रहा हूँ। पूरी ज्योग्राफी करवाने की बात कही है तो पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगा मैं आपको, पूरी ज्योग्राफी पढ़ा के पढ़वाऊंगा। इस चैनल के माध्यम से आप पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक। बिल्कुल कंप्लीट ज्योग्राफी की क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और वो भी बेटर कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा या बिल्कुल इजी तरीके से नहीं समझा रहा। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में अपना रहा हूँ समझाने का, लिखाने का, कंटेंट का नहीं। बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने लैंग्वेज में बेटर कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। और मेरे को विश्वास है जो बंदा बिल्कुल साइलेंटली होकर देखता है इसको, एक कुर्सी टेबल पर एयरफोन लगाकर देखता है, वो समझ भी जाता है, ऐसी बात नहीं। और पढ़ने का सही तरीका भी वही है। रोड पर चलते चलते वीडियो नहीं देखा जाता, आपको पता है। हम कहीं चल रहे हैं, चलते चलते ऐसे देखते चले, ऐसा नहीं होता है। पढ़ने का एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखो अब ये सारी चीजें मैं इधर लिख देता हूं। प्रवास क्षेत्र हो गया कि सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू में ये नदी बहती है। अब देखो इसकी लंबाई देख लेते हैं कि कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई अभी आपके सामने देखी थी, वहां पर कितनी है कुल लंबाई? 100 किलोमीटर।
इसके बाद में अब विशेषता देखती हैं अपने को, इस नदी की कौन कौन सी विशेषता है जो अपने को याद रखना है। पहली विशेषता आपने देखी कि पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो लिख देते हैं साहब, पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से, प्रवाह की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। दूसरी, इस नदी के किनारे कितनी सभ्यताओं का विकास हुआ है? 2 सभ्यताओं का विकास। ठीक है, दूसरी विशेषता है इस नदी के किनारे नीमका थाना में, इस नदी के किनारे नीमका थाना में गणेश्वर व सोनारी सभ्यता स्थल स्थित है। सोनारी सभ्यता स्थल स्थित है। ये हो गई आपकी कांतली नदी। तो हो जाए एक स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो, घग्गर नदी हो गई आपके, कांतली नदी पढ़ ली। नेक्स्ट अगली नदी है आपकी काकनी नदी। इंडेक्स में जो नदियां लिखी थी उसी अनुसार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली क्लास में, अफवाह तंत्र की पहली क्लास में हमने इंडेक्स तैयार की थी कि राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। अंतः प्रवाह की नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। उसमें अंतः प्रवाह की नदियां चल रही हैं और अंतः प्रवाह की नदियों में पहली नदी थी आपके घग्गर नदी, वो पढ़ ली। दूसरी कांतली थी, वो पढ़ ली। तीसरी नदी है उसमें काकनी नदी, जिसका जिक्र अब कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, काकनी नदी। बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। काकनी नदी, देखो काकनी नदी को काकनी नदी भी कहा जाता है। काकनी नदी, सबसे पहले इस काकनी नदी के बारे में देखें तो इसका कोई उपनाम है क्या? बिल्कुल है साहब, उपनाम। और उपनाम में काकनी नदी से ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिस क्षेत्र विशेष में ये काकनी नदी बहती है उस क्षेत्र में इस काकनी नदी को क्या कहा जाता है। और इसका स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैं बोलूं तो क्वेश्चन आता है कि काकनी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूड़दी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसूड़दी नदी। देखो, इसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा का मतलब होता है जिस क्षेत्र में यह नदी बहती है उस क्षेत्र में इस नदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मसूड़दी नदी कहा जाता है। काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूड़दी नदी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद में अब याद करते हैं इसका उद्गम, कहां से यह नदी निकलती है। उद्गम, तो देखो उद्गम के लिए एक बार इसकी स्थिति देख लेते हैं नक्शे में। हाँ, जैसे अपने को पता है ये जिला है आपका जैसलमेर। ये पूरा का पूरा जिला है आपका, कौन सा जिला है? जैसलमेर। ये जो काकनी नदी है ये जैसलमेर में ही बहती है। जैसलमेर में यहां पर कुछ पहाड़ियां बनी हुई हैं, इस तरह से पहाड़ियां बनी हुई हैं।
ये पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों को कहा जाता है, कौन सी पहाड़ियां हैं? कोटरी गांव की पहाड़ियां। कोटरी गांव की पहाड़ियां। कोटरी गांव की पहाड़ियां हैं। कोटरी गांव की पहाड़ियां कहां पर पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। ठीक है। काकनी नदी का उद्गम कहां से होता है? कोटरी गांव की पहाड़ियां, जैसलमेर से। अब यहां से ये नदी निकलती है और जैसलमेर में ही बहती है। इन पहाड़ियों से नदी निकलती है और इस तरह से जैसलमेर में बहती है। ठीक है साहब, ये नदी निकल गई आपकी, कौन सी है? काकनी नदी। और कहाँ बह रही है? जैसलमेर में बह रही है। ठीक है। अब ये नदी जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ी से उद्गमित तो हो गई, यहां से हमने इसे निकाल तो दिया, लेकिन ये जैसलमेर में ही बहने के बाद में, कुछ किलोमीटर बहने के बाद में एक झील का निर्माण करती है। ठीक है। यहां से इसी नदी के द्वारा एक झील बनाई जाती है इस तरह से, और ये जो झील बनाई है, इस झील को कहा जाता है भुज झील। कौन सी झील बनाई है? भुज झील। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन गया, ध्यान रखना। काकनी नदी के द्वारा जैसलमेर में भुज झील का निर्माण किया गया है। ठीक। और इसके बाद में थोड़ी दूर और बहती है ये नदी, और इस तरह से एक स्थान आता है जैसलमेर का, मीठा खाड़ी। कौन सा स्थान आता है? मीठा खाड़ी। ये यहां पर मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर लुप्त हो जाती है। मीठा खाड़ी कहां पड़ता है? जैसलमेर में। मतलब सीधी सी बात यह है कि काकनी नदी जैसलमेर से ही निकलती है और जैसलमेर में ही लुप्त हो जाती है। जैसलमेर से ही निकलकर जैसलमेर में ही लुप्त हो जाती है। कहां से निकलती है जैसलमेर में? कोटरी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से निकलती है और मीठा खाड़ी जैसलमेर में जाकर लुप्त हो जाती है। यहां से यहां तक जो जैसी ये नदी बहती है, इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। केवल यह नदी 17 किलोमीटर ही बहती है और जैसलमेर में ही मीठा खाड़ी नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। मात्र एक जिले में बहती है ये काकनी नदी, और केवल 17 किलोमीटर बहती है, इसीलिए यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। अभी अभी हमने अंतः प्रवाह की दो बड़ी नदी देखी थी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और पूर्ण प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी। अब अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो काकनी नदी अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, जिसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। केवल जैसलमेर में कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर। विशेषता क्या है? इस नदी के द्वारा जैसलमेर में एक झील का निर्माण किया गया है, और झील को क्या कहा गया है? भुज झील। अब भुज झील के बारे में अपने से क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में भुज झील कौन से जिले में है? जैसलमेर में। आया हुआ क्वेश्चन भी है, दो तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला, भुज झील कौन से जिले में है? जैसलमेर में। और दूसरा क्वेश्चन, भुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? तो काकनी नदी के द्वारा, या फिर इसे काकनी नदी कहते हैं, या फिर स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? मसूरदी नदी। मसूरदी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह है आपकी काकनी नदी। बस ठीक है। जो यहां समझा है अभी जस्ट यहां लिखेंगे। ठीक, मैंने बोला है, यहां दिखाया है, समझाया है, इधर लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट लोगे, वापस देखोगे, तो बताओ याद नहीं होगा क्या? 100% याद होगा। बस एक बार आप बात मान कर तो देखो। ठीक है। हाँ, अब आप बताओगे मेरे को, उद्गम स्थल, काकनी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? बिल्कुल शाबाश, कोटरी गांव की पहाड़ियों से। कोटरी गांव की पहाड़ियों से। कोटरी गांव की पहाड़ियां कहां पर है भाई? जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में। कोटरी गांव की पहाड़ी जैसलमेर से यह नदी उद्गम होती है, निकलती है। लुप्त स्थान, लुप्त स्थान बताओ।
काकनी नदी कहाँ पर लुप्त होती है? बिल्कुल, शाबाश। मीठा खाड़ी, मीठा खाड़ी नामक स्थान पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो मीठा खाड़ी जैसलमेर। मीठा खाड़ी जैसलमेर। हाँ देखो, आपके कोई कमेंट वगैरह कुछ चीज़ें मेरे को दिख नहीं रही अभी, क्योंकि लाइव नहीं है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। जैसे आप जवाब क्लास देखते समय जवाब दे रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उद्गम हो गया, लुप्त स्थान हो गया। आगे देखो साहब, काकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने जिलों में है? प्रवाह क्षेत्र का मतलब काकनी नदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है? कितने जिलों में प्रवाहित होती है? केवल एक जिले में। एक जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। तो प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर। जैसलमेर, काकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है? जैसलमेर। केवल एक ही जिले में बहती है। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। ठीक, विशेषता क्या है काकनी नदी की? विशेषता तो देखो, यह नदी जैसलमेर में कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का। पहली विशेषता हो गई। यह नदी जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। काकनी नदी जैसलमेर में कौन सी झील का निर्माण करती है? भुज झील का निर्माण करती है। ठीक, दूसरी बात, यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। यह अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ये दो विशेषता है आपकी किस काकनी नदी की। ठीक है, हाँ, ये हो गई आपकी काकनी नदी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ओके, हाँ, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने कांतली नदी देखी थी, उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को और याद आ गया, आप उसी में ऐड कर लेना, मैं बता देता हूँ। ये जो कांतली नदी है, सीकर से खंडेला के पहाड़ से निकलकर मंडला तक बहती है। ठीक है, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आता है कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छूटना नहीं चाहिए, हो जाता है कभी कभी दिमाग से। तो देखो, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरावाटी। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तोरावाटी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। अच्छी तरह से सुन लेना आप इस चीज को, और याद करना है, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है, अब आज के लिए देखो, दो नदियां हो गई आपके, एक तो कांतली नदी और एक काकनी नदी। ठीक है, हाँ, बाकी आखिरी में वही गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की प्रत्येक भर्ती में राजस्थान ज्योग्राफी आती है, और इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की नई ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, कंप्लीट ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, तो इस चीज़ की आपको चिंता करनी ही नहीं है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, घंटी का जो बटन है उस पर क्लिक कर लिया करो, ताकि जो जैसे ही नई क्लास अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।